स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड सीईटी यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, जो कि बिहार के प्रत्येक बीएड कॉलेज, जितने भी बीएड कॉलेज हैं उसमें एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, उसमें आने वाले हिंदी के 15 क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। और एक एक क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा गया है, उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे विद एक्सप्लेन, ताकि आपको आगामी परीक्षा में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे अलग प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं तो वो आपसे बन जाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम एक्सप्लेन के साथ साथ इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर लगे वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को इस वीडियो के माध्यम से। और सारे एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी हम करेंगे, व्याख्या सहित हम करेंगे, ताकि इस टॉपिक से अगर अदर क्वेश्चन भी पूछा जाए तो वो आपसे बन जाए आगामी आने वाले परीक्षा में। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, जिसमें कि है इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने। तो देखिए, महाप्राण ध्वनि जो होता है वो वैसा ध्वनि होता है जो कि बोलने के बाद आपको लगेगा कि ज़्यादा वायु निकल रही है मुंह से या ज़्यादा वायु की आवश्यकता हो रही है। और एक होता है अल्प प्राण, जिसमें मुंह से बोलने के बाद कम वायु की आवश्यकता होती है। जैसे कि देखिए, अल्प प्राण की बात हम करेंगे तो ये आपका हो जाता है क, गौ, जौ और पौ। ये अल्प प्राण में आते हैं। वही हम बात करें अगर महाप्राण की, तो महाप्राण में देखिए ख लग रहा है ना, हवा ज्यादा निकल रहा है। ख, घ, झ और फ। फ ऐसे ही घ, झ, ख ऐसे करके। तो इसमें देख सकते हैं कि ये सब महाप्राण है। तो फ, ख, घ, झ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ख है। आपका जो महाप्राण हो जाएगा इसमें, वो ख हो जाएगा, यानी ख आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप महाप्राण और अल्प प्राण समझ गए होंगे। महाप्राण जिसमें बोलने के बाद जो है सो हवा ज़्यादा निकलता है या हवा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ख, घ, झ, फ। और अल्प प्राण जिसमें हवा कम आवश्यकता होती है, क, ग, ज, प। तो ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थान को उचित चिन्ह द्वारा भरना है। तो उचित चिन्ह द्वारा भरना है, जैसे आहा, आहा, आह और छी, अरे, शाबाश, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले तो यहाँ जो है एक्सक्लामेशन मार्क का यूज होता है, जो कि ऐसे होता है। एक्सक्लामेशन मार्क जो होता है ऐसे होता है, यानी कि इसको विस्मयाबोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो इसलिए आहा यहाँ लिखा हुआ, आह कितना सुंदर फूल है, आह क्या हो गया, छी कितना गंदा है, इस टाइप से मिले तो उस शब्द के बाद जो है एक्सक्लामेशन जो है चिन्ह, यानी कि विस्मयाबोधक चिन्ह का उपयोग होता है। इसलिए आपका आंसर जो है सो सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कह रहा है कि इसमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। तो अल्प विराम जिसका हिंदी में अल्प विराम और अंग्रेजी में इसका मतलब होता है कोमा। तो कोमा होता है, तो कोमा जैसे कोमा देखिए ऐसे होता है कोमा। उसके बाद आपका एक होता है सेमी कॉलन होता है, जो कि ऐसे होता है, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। कोमा हो गया, ये आप अभी तुरंत पर एक्सक्लामेशन साइन है, और ये फुल स्टॉप हो गया। तो यहाँ अल्प विराम की बात यानी कोमा की बात की जा रही है। तो कोमा आपका ये बी नंबर जो है सो आपका कोमा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है कि किस शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जो होता है, जो ऐसा जो शब्द होता है जो कि शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे देखिए यहाँ पराजय, लालिमा, कारीगर, इस सब में प्रत्यय का यूज हुआ है। और उपसर्ग की बात करेंगे तो ये दशक में उपसर्ग का यूज हुआ है, जिसमें हुआ है आपको दस जोर अक, यानी कि 10 जो इसमें है, जैसे कि दशानन हो गया,
दस्कंधर हो गया। तो इस टाइप से जो है दस जो है इसमें उपसर्ग है, यानी आपका जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। नहीं, उपसर्ग का मतलब होता है पहले लगकर किसी शब्द का अर्थ बदल दे, पहले लगकर, और बाद में अगर लगता है तो वो प्रत्यय होता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो। तो इसका जो वाक्य को शुद्ध करना है, तो इसका वाक्य अपने हाथ से कोई भी काम करेगा तो अपने हाथ से ही करेगा, तो हाथ इसमें देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हो जाएगा इसका ये सही हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है तत्सम शब्द को चुने, कह रहा है ना। तत्सम शब्द अब क्या होता है वो जानिए। संस्कृत का वैसा शब्द जिसका प्रयोग बिना छेड़छाड़ यानी बिना कोई परिवर्तन करके हिंदी या किसी अन्य भाषा में उपयोग किया जाता है, ज्यों का त्यों। संस्कृत से ज्यों का त्यों अगर शब्द को उठा लिया जाए जो कि संस्कृत में होता है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिए, हंसी तो हो नहीं सकता है, कपूर नहीं होता है, आम आम्र होता है, आपको पता है, ऐसे ही कर्पूर होता है। तो हास्य हो सकता है हंसी का। ओज जो है, ओज, ओज का मतलब तेज होता है, और ओज संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द है जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए संस्कृत का शब्द अगर ज्यों का त्यों ऑप्शन में मिल जाए तो वो तत्सम होता है। और संस्कृत का जो है सो थोड़ा अपभ्रंश करके अगर या हिंदी में परिवर्तित करके अगर मिले तो उसे हम तद्भव कहते हैं, या अन्य भाषा में भी यूज किया जाता है संस्कृत से थोड़ा अलग करके। संस्कृत का जो शब्द है वैसा ही शब्द रहता है लेकिन उसको थोड़ा बदल दिया जाता है तो वो तद्भव हो जाता है। तो यहाँ आपका आंसर जो है सो ओज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुवचन में चिड़िया जो होता है, चिड़िया, उसका बहुवचन क्या होता है, चिड़िया। तो चिड़िया जो होता है ये सिंगुलर होता है यानी कि एक वचन में, और इसका प्लूरल जब करते हैं तो ये आपका चिड़ियाँ हो जाता है, यानी कि ऊपर में चंद्र बिंदु लग जाता है, यानी कि चिड़ियाँ। चिड़ियों नहीं होगा, चिड़ियों और चिड़िए ये सब नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा चिड़ियाँ। तो ये सब जितने भी टॉपिक्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहे हैं उस टॉपिक्स पर आप गहराई से अध्ययन करें तो आपको जो है सो 15 में 15 मार्क्स हिंदी में आ सकते हैं। हिंदी कोई भारी चीज़ नहीं होता है, तो 15 में 15 मार्क्स आपको आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब देखिए यहाँ ये दोनों तो हो गया, वर्ण का भेद हो गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसलिए वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और वर्ण के मिलने से ही शब्द बनता है। तो वर्ण के मिलने से बनता है ना, तो एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण मिल के एक शब्द के निर्माण करते हैं, तो इसलिए वर्ण जो है सो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये दारा का अर्थ, यानी कि यहाँ पर्यायवाची पूछा गया है, साइनो पूछा गया है दारा का। अब बहन जो है, अब बहन का जो है ये हो जाता है आपको भगनी हो जाता है, स्वसा हो जाता है, याद रखिएगा, अग्रजा हो जाता है, अनुजा हो जाता है। अग्रजा जो कि आगे जन्म ली हो यानी कि बड़ी बहन, अनुजा यानी कि पहले, अरे मतलब मेरे बाद जो जन्म लेती है यानी कि छोटी बहन। अब देखिए माता का हो जाता है जननी हो जाता है, धात्री हो जाता है, अम्बा हो जाता है। लेकिन दारा की बात करेंगे तो दारा का मतलब पत्नी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी आंसर होगा, जिसका हो जाता है दारा, भार्या, ये सब पत्नी का होता है। और पुत्री की बात करेंगे तो आपको तनुजा हो जाता है, सुता हो जाता है, तनया हो जाता है, ये सब पत्नी पुत्री का हो जाता है, सॉरी। तो इसलिए दारा का अर्थ यहाँ पत्नी होगा और आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग, अब उपसर्ग की बात कर रहे हैं यानी कि किसी भी शब्द में पहले लगकर जो अर्थ बदल दे। तो संस्कार की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा सम, सम जोड़ कार, सम जोड़ कार हो जाएगा, यानी कि सम जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो यानी कि आपका सम हो जाएगा। ये सभी नहीं होंगे, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन तद्भव शब्द है। अब तद्भव की बात हम करें तो हमने बताया था कि संस्कृत का ऐसा शब्द जिसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके, थोड़ा सा परिवर्तन करके, ज़्यादा नहीं थोड़ा परिवर्तन करके, नहीं संस्कृत से थोड़ा हट के और किसी अन्य भाषा में हम अगर उसका यूज करते हैं तो वो हो जाता है आपका तद्भव। तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि चतुर्दश ये तत्सम होगा, क्योंकि ये चतुर्दश, समझ रहे हैं ना, 14 चतुर्थ 4, और उसके बाद चतुर्थी ये भी 4 ही हो गया, जैसे कि विभक्ति वगैरह में चतुर्थी विभक्ति, लेकिन 14 संस्कृत का शब्द नहीं है, ठीक है।
तो 14 जो संस्कृत का शब्द नहीं है, यानी कि तत्सम से तद्भव बनाने के लिए थोड़ा तत्सम में चेंजिंग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है। तो मूर्धन्य व्यंजन की बात हम जब करेंगे तो मूर्धन्य व्यंजन में आपका आ जाता है टो, ठो, डो, ढो, रो, बरी रो और टवर्गीय नो। तो ये सब मूर्धन्य व्यंजन में आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा सी नंबर ऑप्शन में डो और ढो, और यहाँ आपको दिख रहा होगा डो और ढो। तो यही, और इससे भी हटके अगर ऑप्शन मिले तो आप ये देख लीजिएगा, ये सभी मूर्धन्य व्यंजन हैं। तो इसलिए आपका आंसर जो है सो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डो और ढो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आ उपसर्ग की बात करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा आ जन्म, आ जन्म, ठीक है। आ गमन उपसर्ग जो कि पहले लग के, अब देखिए जन्म में पहले लग गया आ, तो यानी कि आ उपसर्ग इसमें है यूज किया हुआ। गमन में आ लग गया आगमन, तो इसमें भी आकर्षक यानी कर्षक में आ लग गया, तो ये इसमें भी उपसर्ग का उपयोग हुआ है। लेकिन ये है आदर निया, आदर, आदर निया, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है। तो रामचरितमानस की जो रचना शैली है उसको देखिए, इसमें दोहा और चौपाई शैली तो है ही, और उसके अलावा इसमें सोरठा भी आपको मिलेगा जब आप पढ़िएगा तो, और सवैया भी मिलेगा, ठीक है। तो सोरठा और सवैया ये भी उसके रचना शैली में आते हैं, लेकिन आपको यहाँ ना सोरठा कहीं दिया हुआ है ना सवैया कहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, दोहा और चौपाई। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, चौपाई के अंदर प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि चौपाई जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं। ये भी आपको पूछ सकता है, इसमें मात्राएं पूछा है, लेकिन अगर मान लीजिए इस बार पूछ दे चौपाई में कितने चरण, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण की बात हम करेंगे तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यही आपका क्वेश्चन है, इससे अलग भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।